Now come to fourth question. If a point C lies between two points A and B such that AC equals to BC, इस केस में AC और BC दोनों डिस्टेंसेस सेगमेंट के इक्वल है, then prove that AC equals to half of AB. सिंपल है, AC equals to half of AB. यहाँ भी AC का BC के साथ रिलेशन दिया है, आपको AC का रिलेशन पूरे सेगमेंट AB के साथ बताना है. By explaining the drawing the figure is given to you. Since AC equals to BC, आपको AC को BC के इक्वल दिया गया है. हमने क्या किया, दोनों साइड पे AC ऐड कर दिया. यहाँ देखिए AC में भी AC ऐड किया, इट बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ AC, और BC में जब AC ऐड करेंगे BC प्लस AC बिकम्स AB. तो ट्वाइस ऑफ AC इक्वल्स टू AB, डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 2, we will get AC equals to half of AB. Simple question for the 2 marks. Now question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 की हेल्प से होगा, तो आपको इसमें फोर्थ का रिजल्ट यूज करना पड़ेगा. तो अगर आप फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे तो फिफ्थ क्वेश्चन की स्टार्टिंग जो है आप फोर्थ क्वेश्चन से करेंगे, और फोर्थ क्वेश्चन का इतना रिजल्ट जो है वो आपको फिफ्थ क्वेश्चन में नोट डाउन करना होगा. इन द क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ए बी. बट ऑब्वियस है कि अगर ए सी हाफ ऑफ ए बी है तो सिंस सी पॉइंट इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी. Prove that every line segment has only one and only one midpoint. आपको ये बताना है किसी भी लाइन सेगमेंट का एक यूनिकनेस होती है कि एक और केवल एक ही मिड पॉइंट होगा. इसके लिए हमने फिगर बनाया और इसको कंट्रोडिक्शन मेथड से हम प्रूव करेंगे कि मान लिया यहाँ तो आपको दिया है कि सी जो है वो मिड पॉइंट है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि आपने फोर्थ पार्ट को किया है. लेकिन अगर हम इसको अपने पास कंट्रोडिक्शन से करेंगे तो ये मान के चलेंगे कि नहीं भाई सी एक अकेला मिड पॉइंट नहीं था, हम उसके अलावा एक और मिड पॉइंट होगा, वो क्या होगा, डी होगा. तो फोर्थ पार्ट की पूरी वर्किंग आप करेंगे. सिंस सी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, देयरफॉर AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB. बिफोर दिस यू हैव टू राइट all the solution of the whole solution of the question number 4. Got it? Next, आपने ये तो आपको क्वेश्चन में दिया गया और ये आपने एज्यूम किया है. अब सी मिड पॉइंट है तो हाफ ऑफ ए बी होना चाहिए, और अगर डी आपने एज्यूम किया है तो हाफ ऑफ ए बी होना चाहिए. ठीक है, दो इक्वेशन बन गई. अब देखिए दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, आपस में इक्वल. तो यूक्लिड एक्सियम जो है वो लग गया आपके पास कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. थिंग्स यहाँ हाफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू AC है, यहाँ हाफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू AD है. थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. तो हाफ ऑफ ए बी है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी और AC इक्वल्स टू CD. अब AC जो होगी वो AD के इक्वल कब होगी, देखिए AC AD ये दो सेगमेंट है, AC और AD कब आपस में, दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट A है, C पॉइंट और D पॉइंट ये अलग अलग ना होके जबकि एक होंगे, तो यानी कि ये इक्वल तब होंगे जब C and D will coincide to each other. Thus every line segment has one and only one midpoint. तो दो अलग अलग सेगमेंट नहीं, मिड पॉइंट नहीं हो सकते, केवल एक ही मिड पॉइंट इनका हो सकता है. The next question, question number 6. In the given figure below, AC equals to BD. ये देखिए AC यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो BD के बराबर है. आपको प्रूफ करना है AB जो है वो CD के बराबर होगा. सिंपल क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल AC इज द सम ऑफ टू लाइन सेगमेंट AB प्लस BC. ये लिख AC इज द लाइन सेगमेंट ऑफ AB प्लस BC. सिमिलरली BD वी कैन राइट BC प्लस CD. देखिए BC प्लस CD लिख सकते हैं. अब फ्रॉम 1 and 2 आपको दिया AC इक्वल्स टू PD दिया गया था आपको क्वेश्चन में, तो AC इक्वल्स टू PD दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे. देखिए आप जैसे इक्वल करेंगे तो एक प्लस BC इधर दिखाई दे रहा है, एक प्लस BC इधर दिखाई दे रहा है. कंट्राडिक्ट आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ये यहाँ पे भी एक्सियम लगा, इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स आर सम्स आर इक्वल होते थे, लेकिन यहाँ पे एडिशन नहीं करना है, यहाँ आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन. किसका, BC का. If equals are subtracted from the equals, the remainders are equal. तो आपने दोनों साइड पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे BC सब्ट्रैक्ट किया तो AB इक्वल्स टू CD. तो सिंपल है, आपके पास आपको AC BD के इक्वल दिया था, AC को हमने लिख लिया AB प्लस BC और BD को लिख लिया BC प्लस CD. दोनों के इक्वल कर दिया, दोनों साइड से BC सब्ट्रैक्ट कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, why is axiom 4 in the Euclid axiom. यूक्लिड एक्सियम जो आपके पास है फिफ्थ वाला, वो उसमें है होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. होल जो होता है वो अपने किसी भी पार्ट से बड़ा होता है. इसको एक यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों बोला जाता है, नॉट अच्छा इस क्वेश्चन फिफ्थ पोस्टुलेट बताया है. इट इज गिवन द यूक्लिड एक्सियम वी हैव द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. ये हम सब जानते हैं, फिफ्थ हमने एक्सियम पढ़ा हुआ है. ये
ट्रू है सारे थिंग्स के लिए, ऑल पार्ट्स इन द यूनिवर्स। अगर हम अर्थ के दो टुकड़े कर दें तो एक पार्ट जो है वो हमेशा पूरे अर्थ के टुकड़े से हमेशा छोटा ही होगा, अर्थ होल है वो बड़ी ही रहेगी। तो इसको आप किसी भी ऑब्जेक्ट का जो यहाँ नहीं मिल रहा हो, यूनिवर्स में मिल रहा हो, किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट के पार्ट्स करके देखिए, कोई भी पार्ट उसके होल से कभी भी बड़ा नहीं होगा। तो इसको एक यूनिवर्सल ट्रूथ की तरीके माना जाता है। अब इसका इसको ये बोला गया दिस इज इक्विवेलेंट टू द यूक्लिड फिफ्थ पॉस्टुलेट। एक जगह फिफ्थ एक्सियम की बात की जा रही है और एक जगह फिफ्थ पॉस्टुलेट की बात की जा रही है। तो फिफ्थ पॉस्टुलेट जो था आपका वही लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन वाला था। इन द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स द यूक्लिड फिफ्थ पॉस्टुलेट इज वेरी सिग्निफिकेंट। there are several equivalent versions of this postulate। इसके हमने बताया आपको, एक तो हम लोगों ने पैरेलल कंसेप्ट बना दिया, इंटरसेक्टिंग का कंसेप्ट बना सकते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट आए हैं। कॉल्ड प्ले फेयर एक्सियम, इसको हम प्ले फेयर एक्सियम भी कहते हैं। फॉर एवरी लाइन L for a point P not lying on it there exists a unique line M passes through the P and parallel to the L। M और L आपके पास दो लाइन है, P जो पॉइंट इस पे एक M पे है लेकिन L पे नहीं है। अगर हम P से कई सारे लाइन बनाए तो वो लाइन कोई एक ऐसी लाइन होगी जो L के पैरेलल होगी। या सीधे सरल भाषा में कह सकते हैं टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल ऑफ द सेम लाइन। दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये देखिए पी से जो जा रही हैं, ये कभी भी आपस में एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 था ऑफ एक्सरसाइज 5.1। 5.2 में दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बस दो ही क्वेश्चंस हैं। हाउ वुड यू राइट राइट नहीं रीराइट है यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इजियर टू अंडरस्टैंड। आप पांचवें पोस्टुलेट को अपनी सरल भाषा में क्या लिख सकते हैं? उसमें क्या था, इफ अ लाइन ड्रॉन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन then taken the sum of the two co-interior angles on the same side is less than two right angle, then line will intersect where the sum is less than two right angles। इसको आप आसान भाषा में क्या कह सकते हो कि दो distinct intersecting line cannot be parallel on the सेम लाइन। यही जो अभी आपने लास्ट 7th क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट किया था, यही आपका सिंपल भाषा में बोला गया कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन कभी भी पैरेलल नहीं हो सकती सेम लाइन के। सेकेंड क्वेश्चन है डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाइज द एक्सिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन। बिल्कुल सही बात है, ये हम लोगों ने आपको बताया भी था कि इसमें जो पूरा यूक्लिड का पांचवा पोस्टुलेट है उसमें आपको क्या करना था, जहां आपके पास वर्ड था लेस देन टू राइट एंगल, उसको रिप्लेस कर दीजिए और लिख दीजिए एग्जैक्टली टू राइट एंगल्स। जैसे ही वो वर्ड एग्जैक्टली टू राइट एंगल्स हो जाएगा तो लाइन कैसी हो जाएगी, एक ही दो साइड के दो कोइंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो रहा है तो लाइंस आपस में कैसी हो जाती हैं, पैरेलल। तो वहां जहां लेस देन टू राइट एंगल्स लिखा है बस उसको फिफ्थ पोस्टुलेट में कितना करना है, एग्जैक्टली टू राइट एंगल्स, तो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। Do your work in your class work as well as in homework, worksheet proper कर लें आप लोग। Thank you.